नमस्कार छात्रों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे जो बौद्धिक वर्ग है फ्रांस का, जो बुद्धिजीवी का वर्ग था, उसका क्या योगदान रहा फ्रांसीसी क्रांति में। यह जो क्वेश्चन है कि बुद्धिजीवियों का जो योगदान रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये है कि कौन कौन से बुद्धिजीवी रहे हैं महत्वपूर्ण, और उनका क्या योगदान रहा है फ्रांसीसी क्रांति में। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसमें समझने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डिमांड करेगा कि कितने कितने जो उस समय के स्कॉलर्स रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है, किस प्रकार से उनकी विचारधारा थी जिसने लोगों को क्रांति हेतु जागृत किया। तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब सिंपली यहाँ पे ये है कि जो बहुत बुद्धिजीवी का वर्ग था, उन्होंने लोगों को जागृत किया क्रांति करनी है। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है, दे क्रिएटेड सर्कमस्टेंसेस फॉर रेवोल्यूशनरी आउटब्रेक। इसमें क्या लिखा है, जो बुद्धिजीवी का वर्ग था, उन्होंने उन स्थितियों को पैदा किया जिसके कारण क्रांति हो सके। दे क्रिएटेड सर्कमस्टेंसेस, उन्होंने उन स्थितियों को बनाया जिससे कि क्रांति हो सके। इसके बाद आगे है रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू इविल्स। अब कुल मिला के इनका क्या योगदान रहा है कि उन्होंने जो समाज में कुरीतियों का प्रचलन था, जो समाज की जो लचर व्यवस्था थी, उसके खिलाफ उन्होंने किस प्रकार से रिस्पॉन्स किया, किस प्रकार से उसके खिलाफ रिएक्शन दिया। तो उन्हीं रिएक्शन और रिस्पॉन्स के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति हुई है, क्योंकि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो परिस्थितियां थी उस समय, उसमें बहुत अधिक कमियां थी। उन्हीं कमियों का प्रयोग करते हुए इन बुद्धिजीवी वर्ग ने लोगों को जागृत किया, उन्हीं कमियों के बारे में लोगों को बताते हुए, समझाते हुए जागृत किया। अब अपन बात करते हैं इनके योगदान के बारे में। रोल, दे एक्सपोज्ड इविल्स नॉट क्रिएटेड इविल्स। अब इसमें क्या लिखा है कि जो भी कुरीतियां थी वो पहले से विद्यमान थी। उन्होंने, इन बुद्धिजीवी का जो वर्ग है, इन्होंने उन कुरीतियों का निर्माण नहीं किया, ये पहले से समाज में विद्यमान थी, बस उनको एक्सपोज किया। एक्सपोज का मतलब ये है कि उनको लोगों के सामने दिखाया, जो जो कुरीतियां थी उसके बारे, उससे लोगों को अवगत कराया। कहने का मतलब ये, कुरीतियां पहले से समाज में विद्यमान थी, बस लोगों को जागृत किया उनसे संबंधित कि आपका हाल इतना बुरा है आज के समय में। अवेकनिंग इंटेंसिफाइड सफरिंग्स एज लिमिटेशंस ऑफ रिजीम। तो जिस प्रकार से बुद्धिजीवी के वर्ग ने लोगों को जागृत किया, तो जागृत करने के कारण क्या हुआ, जो लोगों की सफरिंग थी, सफरिंग का मतलब ये है कि जो लोगों को पीड़ा हो रही थी एक खराब सिस्टम के कारण, तो पीड़ा और अधिक बढ़ गई। जैसे ही इन लोगों ने जागृत किया लोगों को, लोगों की पीड़ा और अधिक बढ़ गई। वो पहले से काफी पीड़ा में थे समाज की दुर्दशा के कारण। और जब इन इंटेलेक्चुअल्स ने, बुद्धिजीवी के वर्ग ने उन कमियों के बारे में लोगों को जागृत किया, तो उनकी पीड़ा और बढ़ गई, यानी उनमें असंतोष और अधिक बढ़ गया। तो जो कमियां थी एंशियंट रिजीम, यानी जो राजकीय ढांचे की जो कमियां थी, वो पूर्णतः लोगों के समक्ष आ चुकी थी। दे हैड बिकम विजिबल नाउ। कैटलिस्टिक रोल। कैटलिस्टिक रोल का क्या मतलब है कि किसी चीज को गति देना, तो उन्होंने क्रांति को गति देने का कार्य किया है। दे प्लेड अ कैटलिस्टिक रोल, यानी मुख्य भूमिका निभाई है क्रांति के अंदर। किसके माध्यम से? स्पीचेस, खूब सारी इन्होंने स्पीचेस दी है। फिर इसके बाद राइटिंग्स, उन्होंने खूब सारा लिखा है, उन्होंने किताबें लिखी है, पत्र पत्रिकाएं लिखी है, पैम्फलेट छपवाए हैं इन्होंने। बट ओनली कॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इविल। लेकिन यह सब क्यों हो सका? क्योंकि समाज में बुराइयां काफी अधिक विद्यमान थी। उन्हीं का ही सहारा लेते हुए, उन्हीं का ही प्रयोग करते हुए उन बुद्धिजीवियों ने उन कमियों को एक्सपोज किया लोगों के सामने। कहने का मतलब ये कि बुराइयां पहले से ही थी, बस उन्होंने एक्शन लिया है। इससे पहले कोई भी लोग नहीं थे जो एक्शन ले सके, जो लोगों को जागृत कर सके। बुद्धिजीवी वर्ग एक जरिया बन गया लोगों को जागृत करने का। जो परेशानियां थी समाज में पहले से ही विद्यमान रही थी लंबे समय तक, कोई बोलने वाला नहीं था, अब बोलने वाले लोग आ गए थे। बोलने की प्रमुख भूमिका निभाई बुद्धिजीवी वर्ग में। इवन विदाउट इंटेलेक्चुअल contribution it would have taken place but at a later date certain। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर बुद्धिजीवी का वर्ग नहीं होता तो भी क्रांति अवश्य होती, क्योंकि परिस्थितियों में ही क्रांति के बीज थे। परिस्थितियां इतनी अधिक खराब थी कि क्रांति होनी थी। लेकिन क्या होता, अगर बुद्धिजीवी का वर्ग नहीं होता तो यह क्रांति बाद के समय में होती, इतना जल्दी नहीं होती। हो सकता है 100 साल 150 साल और लग जाए, और जो राजा का शासन है वो लंबे समय तक कायम रहता। लेकिन क्रांति होना
आवश्यक था, इट वॉज सर्टेन, निश्चित ही था कि क्रांति होगी होगी क्योंकि समाज की व्यवस्था काफी अधिक खराब हो चुकी थी। बस उन्होंने दे स्पीडेड अप द रेवोल्यूशन, उन्होंने क्रांति को गति प्रदान की, क्रांति जल्दी से जल्दी हो जाए। फिर इसके बारे में अपन बात करते हैं, अगला कारण क्या है, इनसे संबंधित लुइस 16 जो राजा था वो केवल 20 साल की उम्र में राजगद्दी को उसने हासिल कर लिया, तो उसमें इनएक्सपीरियंस बहुत था, उसमें अनुभव की कमी थी। तो इविल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म, तो जब एक कमजोर शासक राजा बन गया तो जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसकी जो बुराइयां हैं वो और अधिक बढ़ गई, और अधिक विजिबल हो गई लोगों के सामने। फीडस्टॉक फॉर देम इंक्रीज्ड। और इसके बाद आगे क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मिडिल क्लास, कि मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही है फ्रांसीसी क्रांति में। क्योंकि जो मध्यम वर्ग था ये कौन सा वर्ग था, यह वह वर्ग था जिसमें किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार लोगों को नहीं मिल रहे थे। मध्यम वर्ग में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों को वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे थे। अब इसके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही मध्यम वर्ग का ही हिस्सा रहा है। तो मध्यम वर्ग में लीडरशिप देने वाला कौन सा वर्ग रहा है, बुद्धिजीवियों का वर्ग। फिर बुद्धिजीवी वर्ग ने और क्या किया, दे हेरल्डेड अ रेवोल्यूशन बट डिड नॉट ओरिजिनेट इट। अब इसका सीधा सा मतलब है जिसके बारे में अपन ने बात की कि उन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया, बुद्धिजीवी वर्ग ने क्रांति की शुरुआत की, लेकिन दे डिड नॉट ओरिजिनेट इट, उन्होंने इस क्रांति को पैदा नहीं किया। क्यों पैदा नहीं किया, क्योंकि क्रांति की परिस्थितियां पहले से ही विद्यमान थी, क्योंकि जो परिस्थितियां थी वो बहुत अधिक दोषपूर्ण थी उस समय के अंदर, तो जिसके कारण इनको जस्ट मौका मिल गया, उन्होंने केवल अपॉर्चुनिटी का यूज किया। इन बुद्धिजीवी वर्ग ने, इन्होंने जन्म नहीं दिया क्रांति को, क्रांति तो होती अभी नहीं तो बाद में होती, बस उन्होंने उसका सूत्रपात किया, क्योंकि परिस्थितियों में ही क्रांति के बीज थे। अगर परिस्थितियां सबको सही होती तो बुद्धिजीवी वर्ग क्रांति का सूत्रपात नहीं कर पाता। आउटकम ऑफ रियलिटीज, राइटिंग्स ऑफ फिलोसोफर्स वर्कड एज गन पाउडर, यानी जो लेखन का कार्य था इन विद्वानों का, उस कार्य ने एक प्रकार से गन पाउडर की तरह कार्य किया, एक तरीके से बारूद की तरह कार्य किया। उन्होंने लोगों को भड़काने का कार्य किया, लोगों को जागृत करने का कार्य किया। इसके कारण जो कमजोर राजशाही व्यवस्था थी वो और अधिक कमजोर हो गई। एंड नेवर बिफोर वॉज ए रेवोल्यूशन सो आर्म्ड विद फ्रेजेस एंड वर्ड्स, ये एक अच्छी लाइन इसमें लिखी हुई। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, आईएएस एग्जाम में खासकर, कि नेवर बिफोर वॉज ए रेवोल्यूशन सो आर्म्ड विद फ्रेजेस एंड वर्ड। इस प्रकार से, इस प्रकार की कोई भी क्रांति नहीं रही है जिसमें फ्रेजेस यानी जो शब्द है, जो वाक्य है, उनका इतना अधिक योगदान था। केवल यही क्रांति रही है फ्रांसीसी क्रांति जिसमें शब्द और वाक्यों का बहुत अधिक योगदान रहा है। और शब्द और वाक्य कहाँ से निकल के आए हैं, ये सारे के सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसकी जागृति फैलाने के ही कारण हुए हैं। ये सारा जो क्रांति है वो उनकी जागृति पैदा करने के कारण ही हुई है। तो शब्दों का बहुत महत्व था। शब्द से आप मतलब समझ गए होंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग के योगदान के बारे में हमें इसमें लिखना है। मैन ऑफ लेटर्स, पॉलिटिशियंस इन लैंड ऑफ नो पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो मैन ऑफ लेटर्स थे, इसका मतलब क्या है, जो शब्द लिखने वाले लोग थे, यानी जो बुद्धिजीवी का वर्ग था वह राजनीतिज्ञ बन गया था। मैन ऑफ लेटर्स, पॉलिटिशियंस इन लैंड ऑफ नो पार्लियामेंट, तो वह बुद्धिजीवी का वर्ग एक प्रकार से राजनीतिज्ञ बन गया था उस भूमि में जहाँ पे कोई संसद नहीं थी। आपको पता होगा कि फ्रांस में कोई संसद नहीं थी, वहाँ पे राजा का अधिकार था। जिस भूमि पे कोई संसद नहीं थी वहाँ पे राजनीतिज्ञ की तरह कार्य किया इन बुद्धिजीवी वर्ग ने। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू एक बहुत ही महान विचारक रहा है फ्रांस का। अब इसका क्या योगदान रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑफ ब्रिटिश टाइप। वह क्या चाह रहा था फ्रांस में, किस चीज की स्थापना हो। मोंटेस्क्यू का उद्देश्य यह था कि एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी मोनार्की रहे, मोंटेस्क्यू को कोई दिक्कत नहीं थी कि राजा रहे, राजतंत्र रहे, लेकिन एक संविधान होना चाहिए जिसके अनुरूप उस राजा को कार्य करना पड़े। जो व्यवस्था ब्रिटेन में थी उस प्रकार की व्यवस्था मोंटेस्क्यू चाह रहा था। इसने सेपरेशन की थ्योरी दी है। सेपरेशन की थ्योरी कौन सी है कि जो लेजिस्लेचर है, जो संसद है, जो कार्य प्रणाली है और जो न्याय प्रणाली है, इनके बीच में विभाजन होना चाहिए। ये तीनों एक साथ कार्य नहीं कर सकती, इनके जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है तीनों के। तो सेपरेशन थ्योरी जिसे कहते हैं बहुत फेमस है, अपन पॉलिटी के अंदर भी पढ़ते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो संसद है, इन तीनों के बीच में गैप होना चाहिए।
ये दोनों अपने तीनों अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में ही कार्य करती हैं। फिर इसके बाद इसने अगली क्या बात की, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। इसने लोगों के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात की है। प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो लोगों को जन्म के साथ मिलते हैं। फिर इसने पॉपुलर सॉवर्निटी की भी बात की है। सारे के सारे विचार है मोंटेस्क्यू के। पॉपुलर सॉवर्निटी में क्या चीज आती है कि लोकप्रिय संप्रभु। लोकप्रिय संप्रभु का क्या मतलब है? संप्रभु का मतलब है कि जो भी राजा है, जिसके पास भी शक्तियां हैं सारे के सारे समाज के अंदर, तो वह शक्तिशाली व्यक्ति, वह राजा लोकप्रिय होना चाहिए। उसको ऐसा कार्य करना चाहिए जो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, उनके खिलाफ नहीं हो। उसको पॉपुलर सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी जनता का भी हक होना चाहिए राजा के ऊपर। फिर अगेंस्ट डिवाइन राइट, जो डिवाइन राइट की थ्योरी थी, जो राजा के दैवीय सिद्धांत था उस समय में, जो अलग अलग भागों में प्रचलन में था, उसके खिलाफ इसने बोला। ही वॉज अगेंस्ट डिवाइन राइट थ्योरी। हिज स्पिरिट्स ऑफ लॉ, इसकी किताब रही है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 20 वर्ड में ग्रेजुएशन में कि जो मोंटेस्क्यू, उसकी 2 किताबों का जिक्र करो, तो उनमें से एक है स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ जिसकी बुक है। फिर इसने जो 1791 में जो संविधान का निर्माण किया गया फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप, बाद में फ्रांसीसी क्रांति होने के पश्चात, तो 1791 के संविधान में जो मुख्य विचार है वो मोंटेस्क्यू की थ्योरी से लिए गए हैं। यानी मोंटेस्क्यू से अत्यधिक प्रभावित रहा है 1791 का संविधान, जिसके बारे में अपन आगे बढ़ेगा। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी मोंटेस्क्यू ने आलोचना की। जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसकी, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसके बारे में अपन दूसरे विचारक के बारे में बात करते हैं, वोल्टेयर। वोल्टेयर एक प्रकार से मोंटेस्क्यू की तरह ही था। ही वाज सिमिलर टू मोंटेस्क्यू बट मेन टारगेट चर्च। इसके विचार मोंटेस्क्यू से मिलते जुलते हैं वोल्टेयर के, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था वोल्टेयर का? चर्च के खिलाफ उसने बोला। जो चर्च में जो अंधविश्वास पनप रहा था, जो चर्च ने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया था, उसके खिलाफ वोल्टेयर ने अपनी आवाज बुलंद की और लोगों को जागृत किया चर्च के खिलाफ। किस आधार पे इसने लोगों को जागृत किया चर्च के खिलाफ? रैशनैलिटी के आधार पे। वोल्टेयर ने कहा कि जो चर्च की सारी व्यवस्था है वो तार्किक नहीं है, वो रैशनैलिटी के आधार पे नहीं स्थापित की गई, तार्किक नहीं है। इंडिविजुअल फ्रीडम, फिर इसने बात की वोल्टेयर ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में। इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी, अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने की आज़ादी। सो ही टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल फ्रीडम। इसके बाद आगे ही एडवोकेटेड एंड ऑफ डेस्पोटिज्म, यानी जो अत्याचार पूर्ण राजतंत्र स्थापित किया गया था फ्रांस में, उसका खात्मा होना चाहिए। डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म का अपन मतलब देख लेते हैं क्या है। डेस्पोटिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म मीनिंग इन हिंदी बहुत सिंपल वर्ड है, दिमाग, तानाशाही। तो जो तानाशाही खत्म होनी चाहिए राजा की। फिर इसको वोल्टेयर का जो प्रभाव था समाज में इतना अधिक था कि इसको किंग वोल्टेयर कहा जाता था, इसको राजा वोल्टेयर में कहा जाता था। तो उपाधि है इसकी किंग वोल्टेयर। तो राजा नाम की उपाधि कौन से विचारक को दिए? वोल्टेयर को दिए। न्यूटन्स ग्रेटर देन सीजर एंड अलेक्जेंडर, क्योंकि जो वोल्टेयर है उसने एक बहुत फेमस बात कही थी। जो न्यूटन था, न्यूटन सीजर, सीजर जो रोम का सेनापति था, और जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, जो न्यूटन था, उसके विचार इतने अधिक महत्वपूर्ण थे, इतने अधिक प्रभावी थे कि न्यूटन का कार्य सीजर और अलेक्जेंडर से कहीं बैठा था। अलेक्जेंडर ने क्या किया था? सिकंदर ने खूब सारे युद्ध किए थे और खूब सारी जो टेरिटरी है उसको अपने कब्जे में किया था। सीजर ने भी यही कार्य किया, लेकिन न्यूटन ने एक विचार दिया। आपको पता है ना न्यूटन ने कौन सा विचार दिया? ग्रेविटी, ग्रेविटी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन इनसे अधिक महान था, सीजर और अलेक्जेंडर से। इन योद्धाओं से अधिक महान एक विचारक होता है, कहने का मतलब यह है। फिर अब चर्च के बारे में इसने और क्या कहा? पीपल्स फेथ। इसने यह कहा कि जो लोगों का विश्वास है वो चर्च में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि चर्च के अंधविश्वास के कारण, चर्च के अत्याचार के कारण चर्च हैज बिकम अ डेन ऑफ सुपरस्टिशन। तो जो चर्च है वो अंधविश्वास से भरा हुआ है। इट्स अ डेन ऑफ सुपरस्टिशन एंड अ मोन्यूमेंट ऑफ बिगॉटरी। मोन्यूमेंट ऑफ बिगॉटरी का क्या मतलब ये है कि सारे भगवान के खिलाफ कार्य जितने भी हैं वो सारे के सारे चर्च में किए जाते हैं। यानी भगवान को भी अपने पक्ष में नहीं रख सका चर्च। एज एन इनफेमस थिंग्स अगेंस्ट हायर क्लर्गी।
चर्च एक प्रकार की अप्रसिद्ध वस्तु बन चुकी है, इनफेमस थिंग, अप्रसिद्ध वस्तु। और इसने किसके खिलाफ बोला? जो पादरी थे, खासकर जो उच्च वर्ग के पादरी थे फ्रांस में, उसके खिलाफ इसने अपनी आवाज बुलंद की। जैसे मैंने कहा था, दो प्रकार के पादरी थे फ्रांस में, एक हायर क्लर्की, एक उच्च पादरी और निम्न पादरी। तो उच्च पादरियों के खिलाफ बोला इसने। फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। रूसो, रूसो भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इन पे सेपरेट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको 200, 300, 400 वर्ड में लिखना आना चाहिए इनके ऊपर। रूसो, रूसो के बारे में क्या चीज है? नो रूसो नो फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेपोलियन ने आगे चल के कहा है रूसो के बारे में कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। यानी इसका जो योगदान है सर्वाधिक रहा है सभी विचारकों में से। मोस्ट अपोजिट सेंटिमेंट ऑफ लव एंड हेट, यानी जो उसके विचार है रूसो के, उसमें एक प्रकार का द्वंद्व देखने को मिलता है। प्रेम और घृणा के बीच में एक प्रकार का द्वंद्व देखने को मिलता है। तो दोनों के दोनों जो अपोजिट भाव है, जो एक दूसरे के विरोधी भाव है, जैसे प्रेम और घृणा दोनों विरोधी है एक दूसरे के, तो इसके कार्य में दोनों की झलक देखने को मिलती है। प्रेम भी देखने को मिलेगा और हेटेड भी देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रूसो का कार्य रहा है वो इमोशंस से परिपूर्ण रहा है। इमोशंस का मतलब भावों से भरा हुआ रहा है इसका कार्य, भावात्मक था। इसका कार्य भी अत्यधिक भावात्मक था। अदर्स ऑन माइंड, रूसो ऑन हार्ट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो दूसरे विचारक थे उन्होंने अपनी मन की बात सुनी। माइंड, जो दूसरे विचारक थे उन्होंने अपने दिमाग की बात सुनी, लेकिन रूसो ने अपने दिल की बात सुनी। कहने का मतलब ये है कि रूसो का कार्य है उसमें भाव प्रधान कार्य रहा है इसका, भाव प्रधान। जिस कार्य को पढ़ के कोई भी व्यक्ति भावुक हो उठे, उसके इमोशंस जागृत हो जाए, तो इस प्रकार का इसने कार्य किया। डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसकी एक किताब है जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी जो असमानता की शुरुआत हुई है वह कैसे हुई है, इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। अब इस किताब में उसने क्या लिखा है? नेचुरल मैन, प्राकृतिक व्यक्ति के बारे में बात की है। नेचुरल मैन का क्या मतलब है? जब व्यक्ति इस पृथ्वी पे आया था तो उसकी पहली वाली जो अवस्था है, जो वो प्राकृतिक अवस्था में रहा करता रहा, उसको नेचुरल मैन कहा गया। तो उसकी इसने थ्योरी दी है कि जब समाज में पहली बार मनुष्य आया था तो मनुष्यों के बीच में एकता थी उस समय में, लेकिन धीरे धीरे एकता खत्म हो गई, उनमें समानता थी जो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इसने यह कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो आज की अवस्था से कहीं बेटर है। तो उसने कौन सा नारा दिया? गो बैक टू नेचर। अपनी प्राकृतिक अवस्था में मानव को दोबारा जाना चाहिए, ताकि जो भी शोषण है वह खत्म हो जाए और मानव आपस में मिलकर रहने लग जाए। मैन मेड इनइक्वालिटी कैन बी कर्ब्ड। अब इसने क्या कहा? जो मैन मेड इनइक्वालिटी है, जो इंसानों के द्वारा जो असमानताएं बनाई गई है, उसको खत्म करना चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि अब अपने प्राकृतिक अवस्था में आप वापस चले जाओ। इसकी दूसरी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बहुत फेमस किताब है, जिसको बाइबल ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया है, यानी क्रांति की बाइबल कहा गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। यानी इस किताब ने बहुत बड़ा योगदान दिया लोगों को जागृत करने के लिए और लोगों को क्रांति की तरफ प्रशस्त करने के लिए। इफ किंग वायलेटेड, क्योंकि इस किताब में उसने साफ लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर राजा नियमों की अवहेलना करता है तो राजा को गद्दी से हटा देना चाहिए। इसने बिल्कुल साफ साफ राजा के खिलाफ बोल दिया, अगर राजा न्यायपूर्ण कार्य नहीं कर रहा है तो राजा को हटाने का जनता के पास पूरा अधिकार है। फिर इसके बाद जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो फेमस नारा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, समानता, भाईचारा और उदारवादिता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो नारा है, तो यह नारा भी रूसो के कार्य से लिया गया है। ठीक है। He also talked about liberty, equality and fraternity. Popular sovereignty के बारे में बात की, जैसे मैंने ऊपर कहा था। लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में बात की, जो भी संप्रभु है उसको जनता के अनुरूप कार्य करने चाहिए, उसको लोकप्रिय होना चाहिए लोगों के बीच में। फिर इसने क्या लिखा? नो सिटीजन शुड बी रिच इनफ टू बी एबल टू बाय अनदर। इसने क्या कहा कि कोई भी नागरिक इतना अधिक अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीद सके। पहले एक दूसरे जो लोग होते थे एक दूसरे को खरीदा करते थे, दास व्यवस्था थी पहले, दास व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। नो सिटीजन शुड बी रिच इनफ टू बी एबल टू बाय अनदर। इसके बाद आगे क्या है? नन पुअर इनफ। इसके साथ ही कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि ये शुड बी फोर्स्ड टू सेल हिमसेल्फ। कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसको अपने आप को ही बेचना पड़े किसी और को। कुल मिलाकर इसने दास व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात की है। तो इसी से पता लगता है कि जो रूसो के कार्य हैं उसमें समाजवाद का भी प्रभाव रहा है। क्योंकि देखो उसने अमीर के बारे में बात कर ली, गरीब के बारे में बात कर ली कि अमीर को और अधिक अमीर नहीं होना चाहिए। तो समाजवाद कहता है कि समाज में सबको
बराबर होना चाहिए। तो सोशलिज्म के हिंट भी इसके कार्य में देखने को मिलते हैं। जैसे आगे चलते हैं, बिफोर आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन देयर वाज अ मेंटल रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है इस एग्जाम में कि 200 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करो। बिफोर आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन देयर वाज अ मेंटल रेवोल्यूशन इन फ्रांस। इसका मतलब क्या है? वास्तविक क्रांति से पहले फ्रांस में एक प्रकार की मानसिक क्रांति हुई। तो मानसिक क्रांति में क्या क्या चीज आ जाएगी? इन बुद्धिजीवी वर्ग का पूरा योगदान आ जाएगा, जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा मोंटेर के बारे में, रूसो के बारे में, वोल्टेयर के बारे में, इनके योगदान के बारे में लिखना पड़ेगा। इन्होंने मानसिक क्रांति को जन्म दिया। कन्विंस्ड पीपल बाय देयर लॉजिक। इन्होंने अपने तर्क से लोगों को कन्विंस कर दिया कि क्रांति ही सही रास्ता है अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए। डे ऑफ रेवोल्यूशन ब्रॉट नियरर दो कॉजेज वर हिस्टोरिकल। यानी जो क्रांति थी इसके कारण ऐतिहासिक थे, यानी जो कारण थे व्यवस्था में निहित थे। सेम चीज दोबारा आ रही है। इसके जो क्रांति के कारण थे व्यवस्था में निहित थे, लेकिन इन बुद्धिजीवी वर्ग ने क्रांति का सूत्रपात समय से पहले ही कर दिया, बहुत पहले कर दिया। इनके योगदान के फलस्वरूप क्रांति समय पर हो सकी। डे ऑफ रेवोल्यूशन ब्रॉट नियरर, यानी जो क्रांति का समय है ये और अधिक नजदीक लेके आ गए बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक है, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जो यूएस की क्रांति है उसका क्या लिंक है यहाँ पे? जैसे आपको, जैसे अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर? क्योंकि फ्रांसीसी जो अमेरिकी क्रांति थी उसमें फ्रांस ने सहयोग दिया था यूएसए के पक्ष में, अमेरिका के पक्ष में, तो इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। सोल्जर्स अवेकनिंग, जो सैनिक अमेरिका के पक्ष में ब्रिटेन के खिलाफ लड़े अमेरिका में जाके, तो जो वो फ्रांसीसी सैनिक जब वापस आए फ्रांस में तो वो अवेकंड लोग थे, क्योंकि उस क्रांति का अनुभव लेके आए थे और वो फ्रांस में भी एक नई क्रांति का सूत्रपात करना चाह रहे थे। सेम लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी डिनाइड एट होम, यानी जिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के लिए उन सैनिकों ने यूएसए में जाके युद्ध किया ब्रिटेन के अगेंस्ट में, वही लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इनको इनके खुद के देश में इनको नहीं दी गई थी। लफायते एक बड़ा अधिकारी था फ्रांस का जिसने यूएसए की क्रांति में भाग लिया था। ही बिकेम द हेड ऑफ पेरिस कम्यून। देखो एग्जाम्पल दे रखा है, यानी लफायते जब यूएसए में ब्रिटेन के खिलाफ लड़के फ्रांस में आया वापस, तो आगे चल के लफायते हेड बन गया पेरिस कम्यून। पेरिस कम्यून एक संस्था थी जिसका वो हेड बन गया, जिसने एक एक्टिव भूमिका निभाई फ्रांसीसी क्रांति में। नॉट न्यू सेसेस बट अस नॉट टू यू। ठीक है, इसी के साथ ही अपन जो डिस्कशन है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।